सिद्धार्थ हवाओं में हिंडोले ले रहा था, जैसे उसे लग रहा था कोई मंदिर है जहाँ पूजा हो रही है, लोग आरती गा रहे हैं। वो ऐसे बैठा है जैसे तशरीफ के नीचे बादल हो, धीरे धीरे नीचे धंस रहा है पर गिर नहीं रहा। चारों ओर घंटियां बज रही है, शंखनाद हो रहा है। घंटियों की आवाज़ इतनी तेज़ है कि आरती की आवाज़ ही नहीं आ रही। वो कुछ कहना चाहता था पर आवाज़ गले से बाहर नहीं आ रही थी। घंटियों की आवाज़ अचानक कोई लोहा पीटने की आवाज़ जैसी लगने लगी। फिर उसे लगा मानो स्कूल की घंटियाँ बज रही है, बजे जा रही है। फिर अचानक उसके कान के ठीक बगल में टन 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 बजने लगा और किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। वो हड़बड़ा कर उठा। 2 बच्चे दांत निकाले उसके बगल में खड़े थाली पीट रहे थे। चूने में पीला रंग मिलाकर पूता ये कमरा सत्यजीत रे की किसी फिल्म का सेट लग रहा था। उसका सिर दर्द कर रहा था। माथे पर हाथ लगाते ही पता चला कि कोई पट्टी बंधी हुई है जो खिसक कर आंखों पर गिर रही है। बच्चे कमरे से बाहर आंगन में चिल्लाते हुए भागे। लौंडा जग गया। सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा, लौंडा 1.5 फीट के बच्चे लौंडा कहकर भाग रहे हैं। कहाँ पड़ा हूँ मैं? अमृतसर तो ये लग नहीं रहा। लौंडा गौंडा तो वहाँ कोई बोलता नहीं। तभी 3 लोग आकर उसका चेहरा निहारने लगे। दरमियाने कद का बीच में खड़ा आदमी उसके लिए अनजान था, पर दाएं खड़ा 6 फीट का आदमी और बाएं खड़ा 5.5 फीट का लड़का उसे पहचान में आ रहे थे। वो राजीव और मनीष थे। लड़के, ये बता कितनी उंगलियां हैं? राजीव ने उसके सामने 2 उंगलियां खड़ी की। ये 4 उंगलियां हैं, 2 सीधी खड़ी हैं, 2 मुड़ी हुई हैं। तुमने एक अंगूठा भी है जिससे तुम्हें चूस लेना चाहिए। ऐसे वाहियात सवाल पूछने से पहले सिर पे चोट लगी है, आँख पे नहीं। जिसे तुम्हें चूस लेना चाहिए। ऐसे वाहियात सवाल पूछने से पहले सिर पे चोट लगी है, आँख पे नहीं। मनीष हंसा। अबे पर चश्मा तो तू नहीं पहना है। राजीव ने तुरंत जवाब दिया। अरे नहीं मनीष, लड़का ठीक है, होशियार है, ज़रूरत से ज़्यादा बकचोदी करने लगा है ना, समझ ठीक है। सिद्धार्थ ने घूर कर राजीव की तरफ देखा तो मनीष बोल पड़ा, ना भाई, अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। अभी इसे होश में आए 3 मिनट हो गए हैं, पर ये नॉर्मल नहीं हुआ है। अभी क्यों? राजीव ने भवें से कूड़ी। तब तक सिद्धार्थ बिस्तर के आसपास चादर के नीचे कुछ ढूंढने लगा। मनीष हंसा। अब ठीक हुआ, ये देख। राजीव मोबाइल ढूंढने लगा। सिद्धार्थ को मोबाइल के लिए ऐसा बेचैन देख सब हंसने लगे। सिद्धार्थ झेंप गया, फिर खिसिया कर बोला, अबे कमीनों, प्रीत वहाँ खड़ी वेट कर रही होगी यार, उसको फ़ोन करके तो बोल दूँ कि मैं लेट हो जाऊँगा आने में। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजीव ने ही चुप्पी तोड़ी। साले पानी तो पी ले पहले, फ़ोन करने की इतनी आफत है। अबे तुम बेहता आदमी, तुम कद्दू का छिलका जानो, इंतज़ार क्या होता है? अबे चुप भोसड़ी के। राजीव ने झिड़का। आज संडे है, तुझे ये घंटियाँ नहीं सुनाई दे रही? चारों ओर से भूल गया पीएम की स्पीच जो बृहस्पतिवार को दी थी? मतलब सिद्धार्थ ने भवें से कूड़ी। मतलब चूतिए, तू 2 दिन बाद बोलने के लायक हुआ। हालांकि हुआ, तुझे घंटा कुछ नहीं, बस शौक लगा था और सफ़र की थकान थी जो बार बार जाग रहा था और फिर सो रहा था। आने वाली रात को सोया नहीं होगा, मूवी देखने में लगा होगा, है ना साले? ये फर्स्ट हैंड नॉलेज तुझे किसने दी? तुझे डॉक्टर को दिखाया है लड़के, ऐसे थोड़ी तू बोलने के लायक हो गया। 2 दिन से तू बाकायदा उठ रहा है, आँख खोल रहा है, पानी पीता है, चम्मच से दलिया खाता है, दवा पी के सो जाता है। सिद्धार्थ हैरान हुआ कि उसको एक झलक भी याद क्यों नहीं। उसके पूछने से पहले ही राजीव ने सविस्तार सारी कहानी सुनाई कि कैसे पर्स कटा, कैसे ड्राइवर लोगों ने तंग किया, फिर सरिता विहार से कैसे आए। तेरी प्रीत की मेहरबानी से मनीष 1500 रुपये फालतू देकर ट्रेन छोड़ के टैक्सी से सरिता विहार पहुंचा। फिर प्रीत ने एक नौसिखिए को भेजा जो मीडिया वालों की इनोवा लेकर आया।
उसने बेखटके यहाँ छोड़ा तो वो क्यों नहीं आई? सिद्धार्थ ने तुरंत सवाल दागा। इसमें भी तेरी मेहरबानी है। वो शुक्रवार को काफ़ी देर धूप में टहलती रही, फिर अचानक अपने एसी केबिन में घुसी तो ज़ुकाम हो गया। अब घर वाले उसे कहीं निकलने नहीं दे रहे। सिद्धार्थ को अपनी बेसब्री पर बाद गुस्सा आया। क्या होता अगर वो डायरेक्ट गुड़गांव के लिए निकलता? कितना सारा रायता फैलने से बच जाता। फिर वो ड्राइवर से मुखातिब हुआ तो होशियार चंद, यहाँ घर लाने की आग क्यों लगी थी तुम्हें? कहीं नर्सिंग होम में ही छोड़ आते भाई, यहाँ कुएं में क्यों पटक दिया? ड्राइवर कुछ ना बोला, बस राजीव की तरफ देखने लगा। राजीव याद करने लगा कि जब वो पालीगांव इस घर में पहुंचा था तो उसने सिद्धार्थ से भी बुरी तरह ड्राइवर से ये सवाल पूछा था। ड्राइवर बोला था, साहब ये 2 बच्चे हैं, माँ इनकी दूसरे के होने पे ही चली गई, पड़ोसी के भरोसे छोड़ कर जाता हूँ इनको। अगर कोई एक्सीडेंट की रपट उपट हो जाती और मैं 2 दिन के लिए बंद हो जाता तो कौन इनको देखता? साहब सोचो ज़रा, खुद ही बताओ। फल सब्जियाँ देखो अभी लाया हूँ, गाड़ी में भर के ही घुस रहा था, तब से पड़ी पड़ी सड़ जाती ये भी और मैं भी थाने में। आप लोग तो बाबू साहब को अस्पताल से छुट्टी करा के निकल लेते, मैं बेमौत मर जाता ना साहब जी। और क्यों मर जाता? क्या गुनाह हो गया था मुझसे? एक वो गाड़ी वाला जिसने ठोकी वो उल्टी तरफ से आ रहा था, एक ये साहब जी सीट बेल्ट न लगाए थे। बताओ इसमें मेरा क्या दोष सर जी? आपका जी चाहे तो बुला लो पुलिस को, थाने को, कप्तान को, पर इन हुड़दंगी बच्चों की तरफ भी एक बारी देख लो। मनीष बोल पड़ा, तू इतना लोड ना ले साले, तेरी सही केयर हो रही है यहाँ, वरना कोरोना लेके पड़ा होता किसी क्वारंटाइन में और कोई पूछने भी ना आ सकता। लोकेश है, सिद्धार्थ के मुंह से अचानक निकला। सूरत में क्वारंटाइन है, कल रिपोर्ट आएगी, चांसेस है कि कोरोना हो गया है उसको, राजीव ने बिना निगाह मिलाए बताया। ओह, सिद्धार्थ के शरीर ने जोर की झुरझुरी ली। कोरोना वायरस हवा बनता जा रहा था। 1000 केसेस देश भर में होने को थे, विश्व 15,000 के पार पहुंच रहा था। आखिरकार 5:20 पर घंटा घड़ियाल बजना बंद हुआ तो न्यूज़ वालों ने देश भर में बजा घंटियां क्लिप्स चलानी शुरू कर दी। कुछ इलाकों में लोग मोहल्ला इकट्ठा करके रैली की सूरत में भी निकल पड़े, जिसका खुलकर मजाक बनने लगा। ओ 1 मिनट, जगमोहन चौका तो ये रही जगह, ये पीली कोठी तो 2 गली दूर, यहाँ भी बेवकूफ़ साले रैली निकालने लगे। हद है। चारों जने बड़े ध्यान से टीवी देख रहे थे। सिद्धार्थ ने अपना फ़ोन मांगा। फ़ोन तब से ही सुरक्षित बैग में रखा था, जिसकी वजह से बैटरी ख़त्म हो गई थी। उसने चार्ज पे लगाते ही चालू किया और प्रीत को फ़ोन मिलाया। फ़ोन दूसरी ओर से काटा गया। 30 सेकंड के भीतर ही वीडियो कॉल हुई। दोनों की नज़रें मिली। गुस्सा है। सिद्धार्थ ने मोबाइल स्क्रीन पर उभरते उसके चेहरे को छूने की नादान सी कोशिश की। बहुत दूसरी तरफ से संक्षिप्त सा जवाब आया। दोनों कुछ देर तक कुछ न बोले। प्रीत को छींकी तो सिद्धार्थ के मुंह से निकला, ब्लस यू। प्रीत ने घूर के देखा, फिर उसने ही बात आगे बढ़ाई। गुस्सा तो बहुत हूँ, पर तेरी सूरत देख ली तो गुस्सा थोड़ा कम हो गया। क्या मिल गया इस स्टंट से? वैसे क्या पता, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसमें भी कुछ। उसकी बात भी पूरी ना हो पाई कि प्रीत ने टोका, ओह प्लीज़, ये एक ही गाना फिर मत बजाने लग जाओ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, चोट क्या अच्छे के लिए लगती है? यहाँ घर से 100 किलोमीटर दूर किस अच्छे के लिए बैठा है? ये ज़रा मुझे भी समझा दे, मेरे भी ज्ञान चक्षु खुल जाए कसम से। हा, मुझे क्या पता कि क्या अच्छा होगा, पर इतना ज़रूर पता है कि जो हुआ है किसी बेहतर के लिए ही हुआ होगा। ओ मेरे फिलोसोफर स्टोन, तेरी ये थ्योरी ना निकल ना जाए अब तेरे मुंह से। चल, खाना बनाया है, जगमोहन ने साथ खाएगा या फिर बिस्तर पर ही ले आऊँ? मनीष तकरीबन चिल्ला के बोला। सिद्धार्थ ने बिना वीडियो कॉल से चेहरा हटाए जवाब दिया, यहीं ले आ। प्रीत छींकी, फिर उसने टोका, नहीं, वहीं जाकर खाओ।
2 दिन से बिस्तर पर पड़ा हुआ है, ज़रा चल फिर कर घर को देख, अच्छा लगेगा। पर तुझसे बातें फिर हो जाएगी। मैं थोड़ी कहीं दूर दराज के गांव में जाकर बैठ गई हूँ। मैं तो यहीं हूँ घर पे, फिर फ़ोन कर लेना। अभी जा खाना खा मेरे बच्चे, कल तुझे वहाँ से निकालने का इंतज़ाम करना होगा मुझे। उसको फिर से छींक आने हुई तो सिद्धार्थ भी छींक मारने की एक्टिंग करने लगा। प्रीत हंस दी। किसी की छींक नहीं रोकनी चाहिए, पता नहीं तुझे, वो मुस्कुरा के बोली। एक आधी हो तो नहीं रोकनी चाहिए, बल्क में हो तो ज़रा बहुत टीडियस काट सकते हैं ना। सिद्धार्थ ने आंख मारी। अच्छा चल बातें मत बना, अब जा खाना खाकर आ, मैं वेट करती हूँ। तब तक प्रीत ने बाय करता हाथ हिलाया और काट दिया तो सिद्धार्थ के मुंह से निकला, अरे पर तूने खाना। उसने अपने वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया और खाना खाने चला गया। खाना खाते वक्त मनीष धीरे से बोला, यार आज तीसरा दिन है, काली दाल और पीले आलू खाते हुए कब तक चलेगा ये। राजीव ने चुप रहने का इशारा किया। सिद्धार्थ ने कान में फूंका, फिक्र मत कर, कल प्रीत हमें यहाँ से निकालने की व्यवस्था कर रही है। हम यहाँ आए क्यों थे, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ आकर क्या मिल गया हमें। मनीष बदस्तूर फुसफुसाता हुआ बोला, हम अगले ही दिन तुझे वापस क्यों नहीं ले गए, क्योंकि ये ड्राइवर यहाँ से लौटने को तैयार नहीं। दिल्ली के बॉर्डर शुक्रवार से ही सील हो रहे। दिल्ली में बाहरी आदमी अगर मेडिकल या बेसिक नीड्स का सप्लायर नहीं है तो उसकी एंट्री निषेध है भाई। इसके बाद सब शांति से अपना खाना खाने लगे। आखिर में जगमोहन की धीमी सी आवाज़ आई, साहब लोग, आप लोग जब तक चाहो रह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस राशन में थोड़ा थोड़ा हाथ बटा दोगे तो अच्छा लगेगा। इन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपनी थाली में पड़े दाल आलू के मिक्सचर को 1 मिनट तक निहारा। उसके बाद बस हाँ में मुंडी हिला दी। दाल आलू आखिर कितने दिन तक खा सकता था कोई, पर फिर भी ये अनाज और सब्जी में तो गिना जाता था। सूरत के क्वारंटाइन सेंटर में राशन, पानी और दवाइयाँ सब पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे। बस दिक्कत थी तो वहाँ काम करने वाले वॉलंटियर्स की। डॉक्टर्स एक वार्ड में एक ही चक्कर लगा पाते थे दिन भर में, बाकी अर्दली और नर्स ऐसे पीपीएफ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट में पैक थे कि पता ही ना चलता था कौन कल आया था और कौन कब आया था। अचानक बढ़े इस प्रेशर से वो लोग खिसियाने भी लगे थे। जिस वार्ड में लोकेश था वहाँ 30 लोग और थे, आखिर के 4, जिसमें लोकेश भी शामिल था। अधिकतर सामान पहुँचाते ख़त्म हो जाता था। पहले दिन तो जूस भी टाइम से आया और फल भी। रात के खाने में बेहतरीन पनीर की सब्जी थी। अगले रोज़ अच्छा नाश्ता आया, फिर लंच देना सभी को भूल गए, लेकिन रात में बढ़िया खाना मिला, साफ़ पानी मिला। पर आखिरी 4 लोगों तक पानी की बोतल ये कह कर नहीं पहुँची कि अभी अगली लॉट में मिल जाएगी। आखिरी के 4 लोग सारी रात पानी का इंतज़ार करते रहे। लोकेश ने करीब 3 बजे किसी अन्य की बोतल चुपचाप उठाई और बिना मुँह लगाए 2 घूंट पीकर रख दिया। सुबह फिर नाश्ते के वक्त ड्रामा हुआ। आधों को ब्रेड स्लाइस के साथ छोले पहुँचे, बाकी कुछ को सिर्फ छोले पहुँचे कि ब्रेड ख़त्म थी और आखिरी के 4 को 4 दाने छोले डाल दिए गए कि ये भी ख़त्म हैं, अभी आएंगे, खा लेना। तब से रात का वक्त हो चला था। तकरीबन सभी भूख से व्याकुल थे, पर ज़्यादातर लोग बड़ी उम्र के थे। लोकेश उन सब में करीब आधी उम्र का था। कोई 9 बजे अर्दली आया और एक सेब बांटने लगा। लोग चिल्लाए, आमने हाजी सुधी खुराक नथी मिल्यो, मात्र सेब साथे सूथे।
अब तक खाना ही नहीं मिला, सिर्फ सेब से क्या होगा, खुराक पना जल्दी आवे छे। अर्दली तभी तक सेब तो खाओ। अर्दली ने सबको बांटने शुरू किए ही थे कि 3 सेब फिर कम पड़ गए। लोकेश उबल पड़ा। सब्र जल्दी खोने के मामले में मशहूर लोकेश के लिए ये हरकत ट्रिगर कर गई। उसने अर्दली को गले से पकड़ लिया और चिल्लाया, मजाक कर रखा है पूंछड़ी वालों, तुम्हें क्या लगता है लंगर बांट रहे हो? तुम लोग एहसान कर रहे हो हम पे। अर्दली चिल्लाया, छोड़ मेरे को। गार्ड्स। लोकेश ने उसे साइड धकेला तो अर्दली और 2 गार्ड्स वहां दौड़ते आए इसमें पहले कि वो अपना हाथ भी सीधा कर पाते। लोकेश उन दोनों के कनपट्टे पर एक हाथ धर चुका था। गार्ड्स ने ज़रूर उसे दाएं बाएं से पकड़ लिया, लेकिन संभाल नहीं पा रहे थे। उसी बीच डॉक्टर आ गया। वो गुर्राया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू यंग मैन, वाई आर यू मेकिंग अ क्वेस? बाहर जमात वालों जिन मुश्किल कर रहे हैं, अंदर आप लोग पेंशन नहीं आपको ज़रा भी। लोकेश के अंदर बिना खाए जितनी ताकत बची थी सब वैसे हवा बनकर निकल गई। वो उआस होकर बोला, डोंट आस्क टू अस अबाउट पेंशन सर, वी आर हेल्पलेस हियर, नॉट यू एंड आर यूजलेस टीम। आपकी टीम को काउंट तक करना नहीं आता। कितने लोग हैं वार्ड में? हमें पता है कि 30 लोग हैं। किसकी उम्र क्या है यहाँ? आपकी टीम 2 दिन में आधा खाना ही सर्व कर रही है। बाकियों को कह दिया था कि अभी आ रहा है। उसकी आंखें नम होने लगी। दिल्ली जा रहा था मैं, टेस्ट की रिपोर्ट तक नहीं आई और मुझे यहाँ बंद कर दिया। चार्जिंग पॉइंट तक नहीं मिलता मुझे जिससे फ़ोन ही चार्ज किया जाए। ऑन ऑफ करता रहता हूँ बार बार कि यार दोस्तों को बता दूँ कि हाँ ठीक हूँ, बस ठीक हूँ। अरे घंटा ठीक हूँ मैं। लोकेश की आवाज़ तेज़ हुई। रात भर पानी नहीं दिया इन लोगों ने, प्यास से ही तड़पते रहे हम। लास्ट के 4 लोग, 4 में 3 बुजुर्ग, उनमें भी 2 आंटियां। इन्हें एक की तरफ इशारा करता लोकेश बोला, बीपी की दिक्कत है इनके, खाने का तो ख्याल रखो। डॉक्टर ओथ ली है ना आपने? सिर्फ अपने स्टाफ को मोटा ताज़ा करने की ओथ तो नहीं ली होगी? एक अर्दली कलप गया। ओ ज़्यादा मत बोलो, समझा ना डॉक्टर साहब, ये झूठ। डॉक्टर ने हाथ के इशारे से चुप किया। लिसन यंग मैन, मैं मान सकता हूँ कि हमारे स्टाफ से शायद कुछ लापरवाही हुई होगी। 1 मिनट, लेट मी फिनिश। इसका क्या मतलब ये नहीं हमारा स्टाफ खाली बैठा है? वो डबल शिफ्ट काम कर रहे हैं, खाली आप लोग बैठे हैं और अनफॉर्चुनेटली आप हमको कोई काम भी ना दे। सो प्लीज़ कोऑपरेट विद अस। You have my words, Donald. One will sleep with empty today. Thank you, doctor. Thank you very much. I am glad to get your attention. लोकेश के ने पे खड़े हो गए। अंदनिया हल्की सी मुस्कान भरी गायब हो गई। वेल यंग मैन, यू शुड से सॉरी देन एंड आई विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड। बिना पलटने लगा तो लोकेश ने हाथ जोड़कर तीनों अर्दलियों से माफ़ी मांगी। डॉक्टर ने सारे स्टाफ को स्टाफ रूम में तुरंत तलब किया। 10 मिनट के भीतर ही घी में चुकी अरहर की दाल, भुने आलू, चावल और चपाती आई जो पूरे 30 लोगों के लिए पर्याप्त थी। सारे बूढ़े लोकेश की तारीफ करने लगे। लोकेश ऊपर वाले का नाम लेकर रोटी तोड़ने की लगा था कि मनीष का फ़ोन आया। कैसा है संकीत, तबीयत में सुधार आया कुछ? सब ठीक ही है मेरे भाई, खाना खा के कॉल करूं क्या? अभी आया है जस्ट। लोकेश संकोच में बोला, अरे बिल्कुल आराम से कर, वैसे भी यहाँ तो दाल के संगालू खा खा के पक गया हूँ। न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि क्वारंटाइन वालों को मस्त माल खाने को मिल रहा है, तेरे तो मज़े होंगे। लोकेश ज़्यादा बैटरी नहीं फूंकना चाहता था, कुछ जवाब ना दिया, बस इतना कहा, भाई खा के करता हूँ। फ़ोन कटा ही था कि एक अर्दली वार्ड के गेट पर खड़ा होकर बोला, लोकेश सिंह कौन है? लोकेश ने चिढ़ कर देखा, आप हो? आपको डॉक्टर साहब बुलाता है, जल्दी आओ, 2 मिनट में खाना खाकर आ जाऊँ। लोकेश ने फरियादी निगाहों से देखा, अरे वो चला जाएगा फिर कब जाएगा? आओ जल्दी आके खाना खा लेना ना। अर्दली ने हड़बड़ी दिखाई। लोकेश को थाली छोड़कर उठना बहुत बुरा लगता था, फिर भी मन महसूस कर
वो उठा। जाने डॉक्टर को अब क्या बहस करनी थी। वो सोचने लगा कि जाते ही बोलूँगा कि इतनी भी क्या ज़रूरी बात थी जो 2 निवाले खाने का भी सब्र न हुआ। वो ग्वालियरे में आधे रास्ते ही पहुंचा था कि 2 अर्दलियों ने साइड से पकड़ा और बाथरूम की तरफ खींच लिया। जो उसे बुलाया आया था वो गेट पर पहरेदार की तरह खड़ा हो गया। सब किट पहने थे। कौन क्या था कुछ नहीं पता था। उन्होंने गुजराती में कुछ बकते हुए लोकेश को गिराया और जूतों से पीटना शुरू कर दिया। भूखे पेट लोकेश ठीक से चिल्ला भी न सका। तू अपनी ससुराल आया है क्या? ऐसा कुछ लोकेश की समझ में आया। बस 2-4 माँ बहन की गालियाँ भी उसे पड़ी। उसने एक लात चलाई जो जाने किसके लगी, पर वो चिल्लाया बहुत तेज़। नतीजन उन्होंने अगले 2 मिनट तक उसके पैरों को जूतों से कूटने में बिताए। आखिर 2 अर्दली कंधे का सहारा देते हुए उसे वार्ड में उसके पलंग पर फेंक दिया। उसने हसरत भरी निगाह से अपनी थाली को देखा। सारा वार्ड शांति से सिर्फ उसी की ओर देख रहा था। अर्दली ने अपना मास्क हटाया। लोकेश को उसके चेहरे की हल्की सी झलक मिली। वो एक शैतानी हंसी और उसने लोकेश की दाल में थूक दिया। लोकेश की आंखें बह निकली। खुद को इतना असहाय उसने कभी महसूस न किया था। अर्दली वहाँ से चलता बना। लोकेश के कानों में मनीष की आवाज़ गूंजी, यार यहाँ तो बस दाल आलू खाने को मिल रहे हैं और कुछ नहीं। थैंक यू।